गुड इवनिंग बच्चों, सुन पा रहे हो भाई? गुड इवनिंग सर। हाँ जी। तो ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर रहे थे हम लोग ना। ठीक है, तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में ये डिस्कस कर लिया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मास इज द रीजन और स्पेस सराउंडिंग इट इन विच अदर masses can experience the gravitational force exerted by the mass. ठीक है ना, या द पार्टिकल। अब मान लो कोई हमसे पूछे कि ग्रेविटेशन फील्ड कितनी स्ट्रांग है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। उसको हम कहते हैं, लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, इसको ई वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। एक बार लिख लो इसको, फिर क्या होता है वो देख लेते हैं। ये ब्लैक में येलो समझ में आ रहा है सबको? ये हाँ पुराना सर। वाला ही ठीक है? नहीं सर, साफ दिख रहा। साफ दिख रहा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि एक मास है m, तो ये तो वो मास है जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कोई पॉइंट ले लेते हैं p, ठीक है जी। और हम ये जानना चाहते हैं कि पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है। तो इसको ई पी वेक्टर लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट p। तो अभी कैसे बताई जाएगी इसको डिफाइन कर लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखो ज़रा, लिखो, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p, the gravitational field intensity at point P due to mass m, और ब्रैकेट में उसको EP वेक्टर लिख लेना है ना। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू मास m, और इसको क्या कह रहे हैं हम, EP वेक्टर ब्रैकेट बंद, is defined as the force, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, द फोर्स experienced by a unit mass, the force experienced by a unit mass, है ना, और ब्रैकेट में लिख लेना फोर्स पर यूनिट मास, है ना। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास केप्ट एट पॉइंट पी, केप्ट एट पॉइंट पी। इसको एज इट इज लिख लो, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिख लिया सबने? यस। ठीक है। तो अब किसी ने हमसे पूछा कि इस मास m की वजह से पॉइंट p पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो हमने कहा इमेजिन कर लो कि हमने यहाँ पे 1 kg का एक मास लाकर रख दिया है, रख दिया यहाँ पे 1 kg का मास। अब इस 1 kg मास को इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये तो हमने देख ही लिया है, ये बात समझ सकते हो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कि आपने लिखा -G m इंटू, देखो यहाँ पे 1 है जिसको हम नीचे ले गए, यहाँ पर फोर्स पर यूनिट मास की तरह ले गए, अपॉन यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, r3, और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, r वेक्टर, r वेक्टर, ठीक है ना। अब ये r वेक्टर जो है ये किसका पोजीशन वेक्टर है, p का विद रेस्पेक्ट टू m, ठीक है ना। यानी जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये हुआ r वेक्टर, देखो ये हुआ r वेक्टर, ये हुआ r वेक्टर, है ना। तो फील्ड जो है वो r वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, वो ये माइनस साइन से पता चल रहा है हमें, नोट कर लो इसको। सर तो इसमें जैसे कि हमने कल किया था वैसे आर पी भी तो लिख सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? सर जैसे हमने कल लिखा था उसमें। हाँ, आरपी लिख सकते हो बिल्कुल, यहाँ पे ना आरपी वेक्टर लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना, ये पोजीशन ऑफ पी वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू आरपी लिख सकते हो बिल्कुल। तो ईपी जैसे है वहां से आरपी आ जाएगा, बिल्कुल सही है ना। जैसे वहां F12 होता था तो R12 आता था, यहाँ ईपी है तो आरपी आ जाएगा, बिल्कुल सही है ना। समझ जाएंगे बात। अच्छा, अब क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट मास है तो इसकी यूनिट जो होगी, ई की यूनिट, वो न्यूटन पर केजी होगी कि नहीं होगी? बात समझ रहे हो? ठीक। अच्छा, अब एक बात समझना कि इस फील्ड को डिफाइन करने का फायदा क्या हुआ, है ना, इसकी यूटिलिटी क्या है। तो कहने का मतलब ये समझो कि अगर हम किसी मास के आसपास डिस्कस करें तो अब हमें हर पॉइंट के साथ एक यूनिक वेक्टर एसोसिएट करने को मिल गया है। जैसे कोई पूछे यहाँ कितनी फील्ड है तो हम कह देंगे ये है E1 वेक्टर, यहाँ कितनी फील्ड है तो हम कह देंगे E2 वेक्टर, यहाँ कितनी फील्ड है इस तरफ तो इसको कह देंगे E3 वेक्टर, इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा E3 वेक्टर, हर एक की अपनी अपनी वैल्यू होगी। अच्छा, ये सब क्या है, E1 E2 E3 वेक्टर्स क्या हैं? ये हैं, अगर यहाँ यूनिट मास लाकर रखें तो इतना फोर्स लगेगा। अब मान लो हम यहाँ पर एक कैपिटल M मास लाकर रख दें तो फोर्स ऑन कैपिटल M ड्यू टू स्मॉल m कितनी होगी? सिंपली कैपिटल M टाइम्स E वेक्टर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई 1 kg के लिए तो पहले से पता है मुझे, तो m kg के लिए कितना होगा? सिंपली मुझे m से मल्टीप्लाई करना रह गया। ये लॉजिक समझ रहे हो? तो F इक्वल टू एम ई, ये बात हमें समझ में आ जाएगी, है ना। M थोड़ा कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि वो अलग है, ये बात समझ पाए। तो ये F इक्वल टू एम ई समझ लो यहाँ से, है ना। तो हमने एक तरीके से क्या कर दिया, एक यूनिट डिफाइन कर दिया फोर्स का। हमने कहा कि अगर एक यूनिट मास को इस ग्रेविटेशनल फील्ड में लाकर कहीं भी रखें तो वो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितनी? E के बराबर। अब वहां पे किसी नॉन यूनिट मास को लाकर रख दें, 1 kg, हाफ kg, 10 kg, 100 kg, कुछ भी, तो ऑल यू नीड टू डू इज, फोर्स बताने के लिए आपको सिर्फ उस मास को उस जगह की फील्ड की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, बस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ गए? यस सर। ठीक है ना। इससे ये भी पता लग जाएगा कि हमारे पास जो मास है उसकी फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्गर है कहाँ वीकर है। भाई जहाँ पे ई का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ हम कहेंगे स्ट्रॉन्गर फील्ड है, जहाँ पे ई का मैग्नीट्यूड कम होगा हम कहेंगे रिलेटिवली वीकर फील्ड है। ये बात समझ में आ जाएगी हमें? यस सर। है ना। अच्छा, अब इसी में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करेंगे वो भी समझ लेते हैं, है ना। सुपरपोजिशन एक ही वर्ड होता है ना, कंटिन्यूटी में लिखना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कि अब मान लो हमारे पास किसी स्पेस में बहुत सारे मासेस हैं, m1, m2, m3 ऐसे, और एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं p। कोई हमसे पूछे कि यहाँ पे नेट फील्ड कितनी है, E एट पॉइंट P कितनी है, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे एक फील्ड ये लगा रहा होगा, इसको E3 वेक्टर कह देते हैं। एक ये लगा रहा होगा अपनी तरफ, इसको E1 वेक्टर कह देते हैं। और एक ये लगा रहा होगा अपनी तरफ, इसको E2 वेक्टर कह देते हैं। तो जो EP वेक्टर होगा वो इन सब का वेक्टर सम होना चाहिए। यही था सुपरपोजिशन के नहीं? यस सर। बस वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स के लिए वैलिड था उसी तरीके से वो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी वैलिड है। नोट कर लो इसको। यानी अगर किसी मास कॉम्बिनेशन के लिए कभी पूछा जाए कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वजह से फील्ड लिख दो वेक्टर में और सबका वेक्टर सम करना है बस, है ना। तो वो किया जा सकता है। नोट कर लो एक बार इसको। ठीक है, तो ये नोट कर लिया सबने? एक सेकंड। हम्म।
यस सर। ठीक है, अब एक बात समझते हैं। मान लो कोई हमसे कहे कि एक मास, इसको क्वेश्चन की तरह लिख लेते हैं, एक मास m है और एक मास 2m है ना, इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस मान लेते हैं। अगर कोई हमसे कहे कि ऐसा पॉइंट यहाँ पे पता करें जहां पे किसी थर्ड पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स कितनी हो उस पर? जीरो। जीरो। तो हम इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे ई कितना हो, जीरो। अगर यहाँ पे ई जीरो होगा तो यहाँ पे किसी को रखेंगे तो उस पर फोर्स भी जीरो लगेगा ना, समझ सकते हो? अच्छा, अब मान लो कि ये डिस्टेंस यहाँ से x है और टोटल डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस r माइनस एक्स हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, तो अब हम कह रहे हैं जी m अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? जी 2m अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलो। माइनस साइन चाहो तो लगा सकते हो, लगाओगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर ये आ रहा है तो r माइनस एक्स इक्वल टू, कायदे से तो मुझे प्लस माइनस लिखना चाहिए, तो चलो लिख देते हैं, प्लस माइनस √2x हो जाएगा। r माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2x। हालांकि इसमें एक ही ऑप्शन है जो सही आंसर देगा हमें, तो हमारे पास r इक्वल टू 1 प्लस √2x, एक तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। एक √2 माइनस 1 आएगा जिसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 माइनस √2 वाले को, नेगेटिव हो नहीं सकता आंसर, है ना। तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई r डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2। देख लो एक बार इसको। सर हाँ बोलो बेटा। सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मतलब ये होगा ना कि 0 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 अगर इन दोनों का लें। हाँ, मतलब ई वेक्टर में लोगे तो 0 इक्वल टू E1 प्लस E2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल 1 की फील्ड जो है पार्टिकल 2 की फील्ड का मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, यही हुआ ना इसका मतलब। सर लेकिन अगर E की वैल्यू रखेंगे तो दोनों मतलब माइनस वो यही है बेटा, दोनों। समझो ना। देखो, जब हमने ये कह दिया कि दोनों की फील्ड जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, आप ऐसे सोचो ना, ये वाला m जो है ये अपनी तरफ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये वाला 2m अपनी तरफ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब ये हम जब कह दिया हमने कि ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि E1 इज इक्वल टू E2। अगर वेक्टर में कहेंगे तो नहीं, हम कहेंगे माइनस E2। ये बात सही है? यस सर। अच्छा, अगर मैं मॉड कहूँ तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2? यस सर। तो ये जो बैलेंसिंग कर रहे हैं हम किसकी कर रहे हैं, वेक्टर्स की या मॉड की? मॉड की। मॉड की कर रहे हैं, तो उससे सॉल्व कर रहे हैं ना। वरना तो फिर हमें प्रॉपर मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा ना कि एक को आई कैप लिखा, एक को माइनस आई कैप लिखा, आंसर तब भी वही आएगा। ओके सर, ठीक है ना। तो जब हम कह रहे हैं कि टू वेक्टर्स आर कैंसिलिंग ईच अदर आउट, हम जो बैलेंसिंग करा रहे हैं वो उसके मॉड की करा रहे हैं। बाकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये तो हमने पहले ही वहां पे देख लिया है ना। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से हमारे पास। अच्छा, इसमें जो आंसर आना है, इसमें थोड़ी सी समझदारी वाली बात सोच लेते हैं कि हमें पहले से पता होना चाहिए कि जो x आएगा वो r/2 से ज़्यादा आएगा या कम आएगा। लॉजिकली सोचो, जो x आएगा वो r/2 से ज़्यादा आएगा या कम आएगा। बिना सॉल्व किए भी हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए थी। x r/2 से ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि 2m की ज्यादा हाँ, मतलब फील्ड 2m क्योंकि, इंटेंसिटी। हाँ 2m क्योंकि बड़ा मास है,
है ना, तो m को उसके बराबर की फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए पॉइंट p के पास होना पड़ेगा, है ना, समझ गए बात? Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल सही। चलो और देख लेते हैं। तो ये तो बात हुई ग्रेविटेशनल फील्ड की। अब एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है इसको समझते हैं ना। देखो इतना तो हम समझ गए कि अगर एक बड़ा मास होगा तो उसकी फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी और एक छोटा मास होगा तो उसकी फील्ड वीकर होगी, रिलेटिवली स्पीकिंग, है ना, एट द सेम पॉइंट अगर बात करें तो। ये हमने वेक्टर में समझ लिया। क्या इसको समझने का कोई स्केलर तरीका है? तो यस, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और उसको वी से डिनोट करते हैं, है ना। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसको डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट मास है m और एक पॉइंट इन स्पेस है p, और हम क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं vp, पोटेंशियल एट पॉइंट p कितना है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p due to mass m, the gravitational potential at point p due to mass m is defined as the work done by an external agent, the work done by an external agent in bringing a unit mass from infinity to point P, in bringing a unit mass from infinity to point P। इसको लिख लो फिर इसको समझते हैं। अच्छा, सब लोग जानते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात ठीक है ना। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास m एट पॉइंट p कितना है, तो हमने कहा सबसे पहले एक बहुत फार अवे डिस्टेंस को कह देते हैं इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी कह देते हैं, और यहाँ से एक यूनिट मास को उठाते हैं, यानी 1 kg के मास को उठाते हैं और उसे लेकर चलना शुरू करते हैं किसकी तरफ, पॉइंट p की तरफ। अच्छा, जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करेगा ये मास m उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस टेस्ट मास को जो हम लेकर आ रहे हैं 1 kg इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये तो हमारा लगा E, या मैं कह देता हूँ F ड्यू टू हमारा मास m। तो इसके अगेंस्ट मुझे F एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगाना होगा, नहीं तो ये छूट के भाग जाएगा हमसे। हमें तो धीरे धीरे लेकर आना है इसे इक्विलिब्रियम में रखते हुए। तो Fm अगर ऐसे लग रहा है तो F एक्सटर्नल ऐसे लगाना पड़ेगा। सर एक बार फिर से रिपीट कर बेटा दीजिए। समझो ना, तो हमने कहा कि हमें वो जो पार्टिकल है उसको लाकर P तक पहुंचा देना है धीरे से, मतलब ऐसा करके कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े, हर वक्त वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो ऐसा करने के लिए जितना फोर्स मास m लगा रहा है हमें, यानी एक्सटर्नल एजेंट को, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ यस सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो F एक्सटर्नल मैं लगाऊंगा यानी एक्सटर्नल एजेंट, वो नेगेटिव ऑफ Fm होगा। यस Yes, सर। sir. सिंस हम लोग का नेट फोर्स तो है ही नहीं, तो फिर बेटा वो
तो फिर तो चल हम कैसे लोग रहा है? एक्सेल, हाँ नहीं तो बिना एक्सेलरेशन के ला रहे हैं ना, अच्छा ओके, समझ गए ना, कि अगर आप किसी भी वक्त उसको रोक दो तो वो ऑलरेडी रुका ही हुआ है, ऐसे समझ लो, बहुत धीरे लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी अगर हम किसी भी वक्त कहें तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो ऑलमोस्ट कितना है, 0 है। ऑलमोस्ट कहना पड़ता है, नहीं तो फिर ये डाउट आता है चल कैसे रहा है, तो हम कह देते हैं एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है ना। सर बट अगर हम फोर्स अपोजिट लगा रहे हैं तो ला कैसे रहे हैं? नहीं देखो, चलना तो वो खुद ही चाह रहा है, देखो अगर आप उसे छोड़ दो तो उसको तो अट्रैक्शन लग रहा है ना, इस तरफ जाना चाह रहा है वो, ओके सर, यस हम तो सिर्फ उसे एक्सेलरेट होने से रोक रहे हैं, यस सर। समझ गए ना बात को। इसको स्प्रिंग की तरह सोच लो, अगर हम एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगा देते हैं तो ब्लॉक तो स्प्रिंग की तरफ जाना ही चाह रहा है ना, हम तो सिर्फ उसको उल्टा फोर्स लगा के तेजी से जाने से रोक रहे हैं। जाने से हमें दिक्कत नहीं है, हम ये चाहते हैं वो क्या ना गेन कर ले, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ना गेन कर ले, ठीक है ना। तो इसलिए हमने उसको हर वक्त इक्विलिब्रियम में रखा है ना, जाने हम दे रहे हैं, जा रहा है आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हर वक्त उसकी 0 होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो फोर्स है Fm, ये खुद नेगेटिव साइन की फोर्स होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये लिखा मैंने तो देखो नेगेटिव गायब हो गया। तो अब पोटेंशियल कैसे डिफाइन हो रहा है? पोटेंशियल डिफाइन हो रहा है इस फोर्स का वर्क डन पर यूनिट मास। तो वर्क कैसे लिखते हैं? वर्क हम ऐसे लिखते हैं, हमने लिखा इंटीग्रल ऑफ F एक्सटर्नल डॉट dr, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेकर r तक, ठीक है। इसको 1 से डिवाइड होता हुआ भी मान लेना, क्योंकि हमें फोर्स पर यूनिट मास लिखना है ना, तो 1 से डिवाइड होता हुआ मान लेंगे, तो ये वाला 1 गायब हो जाएगा। तो हमारे पास Vp कितना बना? Vp बना इंटीग्रल ऑफ g बाहर आ गया, m बाहर आ गया, r स्क्वायर नहीं, r स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, g और m बाहर है, 1/r स्क्वायर dr, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेके r तक। अब कितने लोग कर पाते हैं 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल? क्या होगा 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल? कोई भी? इंटीग्रल 1/r स्क्वायर dr इज, चलो लिख लो, -1/r होता है, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, gm आ जाएगा, 1/r लिखेंगे, इन्फिनिटी से r तक लिख देंगे, तो ये बन गया -gm 1/r माइनस 1/infinity, 1/infinity 0 होता है, तो ये बन जाएगा -gm/r, क्या बन जाएगा? Vp। ये बन गया हमारा आंसर, इसको नोट कर लो अभी के लिए। एक बार पूरा प्रोसेस देख लो। सर लास्ट स्टेप क्या था? लास्ट तो यही है जो जहां भी है, ऊपर वाला बताऊं क्या? नहीं सर, मतलब एक्सप्लेन करने को कह रहा हूँ मैं। हाँ, लास्ट स्टेप ये है कि हमने वो जो -gm/r आया है ना, उसमें वैल्यूज रख दी, हायर लिमिट लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/infinity आएगा ना, तो 1/infinity तो 0 हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा -gm/r बच गया उसमें। तो अब हम क्या कह रहे हैं वो समझना, हम ये कह रहे हैं कि अगर एक मास m किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, तो उसके आसपास के स्पेस में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे बताते हैं? इस फॉर्मूला -gm/r से बताते हैं। समझ रहे हो बात? अच्छा, अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चीज क्या है? ये है कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे अगर एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से यहां तक लाना है, कहां तक? जिस पॉइंट का पोटेंशियल बता रहे हैं वहां तक। तो जितने स्ट्रॉन्ग मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में मैं ये काम करूंगा, मुझे वर्क उतना ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई पोटेंशियल जो है हमारा वो सीधे सीधे m के ऊपर डिपेंडेंट है, जितना बड़ा मास होगा वर्क मुझे उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो बस Yes. यही बात जो है ये बता रहा है, यानी एक ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी स्ट्रांग है इसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन ऑफ द वेज इज वेक्टर,
जिसमें हम बात करते थे मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी या कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी अगर मैं यूनिट मास को वहां लाकर रख दूं तो वो तो वेक्टर एक्सप्लेनेशन हो गया। एक एक्सप्लेनेशन है स्केलर, यानी कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा अगर मुझे वहां तक किसे लेकर आना है, एक यूनिट मास को लेकर आना है। कहां से लेकर आना है? इन्फिनिटी से, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हमने इन्फिनिटी कहा है ना, ये फिर से एक रिलेटिव डिस्टेंस है। छोटे मासेस के लिए छोटा डिस्टेंस भी इन्फिनिटी हो सकता है और बड़े के लिए बड़ा डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो लिख लो इसको तो एक ये बार। आर हाँ बेटा, कहाँ से कहाँ तक किया हुआ है आर हम लोगों कहाँ ने से, define? नहीं आर कहाँ से कहाँ तक, अच्छा इंटीग्रेट मतलब कहाँ से कहाँ तक किया है? नहीं सर, हम लोगों ने इसमें आर को कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है? नहीं, आर तो देखो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकता है ना बेटा। अच्छा ओके। हाँ, ऐसे समझो ना, देखो जैसे मान लो कि एक मास हमने यहाँ रख दिया, इसने आसपास क्या क्रिएट कर ली? सर ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। अब किसी ने हमसे पूछा एक पॉइंट ले लो P, जैसे ही हमने कहा पॉइंट ले लो P, हमने इसका R वेक्टर डिफाइन कर दिया ना, ये डिस्टेंस अब फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो अब हमसे किसी ने पूछा कि एट पॉइंट P पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, तो हम कहेंगे माइनस कैपिटल G m अपॉन R, ठीक है ना। यानी ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक उस मास पे जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है और एक उस डिस्टेंस पे जिस पे हमने पॉइंट लिया है। समझ गए? यस सर। अभी यही किसी ने हमसे पूछा था व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो हम कहते हैं माइनस G m अपॉन R क्यूब इनटू R वेक्टर, ये कह देते कि नहीं? यस सर। तो ये दोनों चीजें हैं हमारे पास, ये सेम चीज को समझा रही हैं, ये बता रही हैं हाउ स्ट्रॉन्ग द फील्ड इज। नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है ये इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है, ये जो एक्सप्रेस कर रहा है स्केलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। ये वर्क की टर्म्स में बता रहा है। ये होल्ड करना एक मिनट। हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम बात कर रहे थे कि वीपी और ईपी जो है वो एग्जैक्टली सेम चीज़ बता रहे हैं, बस अलग अलग फॉर्मेट में बता रहे हैं। ये बता रहा है फोर्स कितना लगेगा और ये किस में बता रहा है कि वर्क कितना करना पड़ेगा। दोनों केस में एक बात कॉमन है, जितना स्ट्रॉन्ग मास होगा, ये m जितना बड़ा होगा, किसी भी गिवन पॉइंट पे फोर्स भी उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी और वहां तक लाने में वर्क भी ज्यादा वर्क करना भी पड़ेगा। ज़्यादा करना पड़ेगा। ये बात समझ गए ना? यस। बस यही बात है ना। अच्छा, अब क्या, सर हाँ बोलो बोलो। एक डाउट ये है कि इन्फिनिटी रिलेटिव कैसे होती है, मतलब चाहे जितना ही दूर होगा ग्रेविटेशनल फील्ड तो एक्सपीरियंस होगी ही ना। क्या बात करो, अभी हमने वो मैग्नेट वाला एग्जांपल नहीं लिया था। हमने कहा कि आप क्या करो, एक छोटी मैग्नेट ले लो। मान लो हमारे पास 10 रुपए थे, हम 10 रुपए की मैग्नेट ले आए और आयरन फिलिंग्स हैं, 1 मीटर दूरी से खींच लेगी क्या ये इसको? नहीं मतलब नहीं खींच नहीं पाएगी। खींच पाएगी ना, तो 1 मीटर इसके लिए इन्फिनिटी हुआ नहीं हुआ? ओके हमारे पास 100 रुपए की मैग्नेट आ गई, अब बताओ 100 रुपए की मैग्नेट के लिए हो सकता है 10 मीटर इन्फिनिटी हो, ठीक है सर। है ना। और मान लो बहुत रईस है, हमारे पास 1 करोड़ की मैग्नेट है, तो वो क्या करेगी? मतलब वो तो बहुत दूर वो 1 किलोमीटर बहुत दूर से भी खींच लेगी चीज़ों हाँ। को, है ना। आप समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी स्ट्रांग हमारा जैसे मास या चार्ज या मैग्नेट होती जाएगी, उसके लिए इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म बन जाएगी, ठीक है ना। अगर सर मान लो, लेकिन हाँ जो फोर्स है वो बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा ना, लाइक मतलब बेटा वही तो बात समझो ना। जब हम कहते हैं, ये बात समझो, जैसे हम कहते हैं इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव डिस्टेंस, उसी तरीके से जीरो भी एक रिलेटिव टर्म नहीं हो गई फिर? हाँ ओके। समझ गए ना, कि इतनी वीक हो जाना कि उसको मेजर ही नहीं ये कर पा कुछ रहे हैं, है मतलब ना। ही नहीं है। बिल्कुल है, ये है। ठीक है सर।
ये तो जहां पे हम कहते हैं कि द फील्ड बिकम्स नेग्लिजिबल, दैट पॉइंट बिकम्स इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। इन्फिनिटी सिर्फ एक पॉइंट नहीं है ना, जैसे मान लो हमने कहा कि एक मास यहाँ पे है, तो अभी तक हम एक दूसरा मास रखें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ जाके फोर्स नेग्लिजिबल हो गई, तो इसके बियॉन्ड का पूरा स्पेस क्या है, इन्फिनिटी है। ओके सर, ये समझ गए ना? ठीक है। तो मतलब That's why- इन्फिनिटी हर पार्टिकल के हिसाब से डिफर हाँ, करता है। हर पार्टिकल की स्ट्रेंथ के हिसाब से डिफरेंट हो जाएगा वो। सही है कि नहीं है? ठीक है सर। है ना? भाई ऐसे सोच लो कि जैसे हर चीज का एक होता है ना, अभी मान लो कि हम ये कहें कि हमारे पास एक स्नेल है, स्नेल होता है ना, तो अभी स्नेल के लिए अगर हम कहें 10 किलोमीटर, इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा वो? क्या अपने लाइफ टाइम में 10 किलोमीटर जा पाएगा ये? सर चला तो जाएगा लेकिन मुश्किल है। नहीं, चला तो जाएगा। 10 किलोमीटर बहुत होता है स्नेल के लिए ना, उसका चलने की स्पीड सोचो, है ना, फिर ये सोचो कि 10 किलोमीटर चलने में उसको टाइम कितना लगेगा, फिर उसका लाइफ स्पैन सोचो, उतना लाइफ स्पैन उसके पास हो सकता है हो ही ना। समझ गए कि नहीं? अच्छा यही मान लो कि हम एक हमारे पास साइकिल या स्कूटर या कुछ भी है, तो फिर 10 किलोमीटर कुछ भी नहीं, हम आराम से जा सकते हैं। सही है ना? अच्छा फिर साइकिल का एग्जांपल ले लो, मान लो कि साइकिल से इतनी दूर ट्रैवल करना पॉसिबल है, मतलब रास्ता है जाने का, तो क्या साइकिल से चांद तक जा सकते हैं? नहीं। हाँ, समझ रहे हो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि पहली बात तो क्या आप उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी के पास होती है कि उतनी साइकिलिंग कर पाए वो। अच्छा कर पाए तो जिस रेट पे साइकिलिंग होती है, कि मान लो हम कहें कि एक दिन में आप लेट से मतलब है ना, मैं बहुत फिटनेस मान के आपकी कह रहा हूँ 50 किलोमीटर आप साइकिल चला सकते हो एक दिन में, 100 चला लो, मैं कह रहा हूँ 100 चला लो, तो क्या हमारे लाइफ स्पैन में वो डिस्टेंस कवर हो पाएगा? ये बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिर वो इन्फिनिटी जो है वो हर टर्म में हमारे पास एक रिलेटिव बात आ जाती है, ठीक है ना? ओके सर। तो यही बात है ना। जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे वाले थे वो था कि क्या पोटेंशियल जो है उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चलता है, तो आंसर है यस, बिल्कुल चलता है, लेकिन स्केलर फॉर्म में। कैसे? कि मान लो हमारे पास m1 m2 और m3 तीन पार्टिकल हैं, एक कॉमन पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है, और कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो हम कहेंगे आप तीनों की लिख लो, m1 की वजह से कितना -g m1 बाय r1, कोई वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी है। m2 की वजह से -g m2 बाय r2, कोई स्केलर नहीं है, वो सॉरी कोई वेक्टर नहीं है, -g m3 बाय r3, r1 r2 r3 सिंपली क्या है, सिर्फ डिस्टेंसेस हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इन तीनों को न्यूमेरिकली ऐड कर देंगे। देखो हैं तो तीनों ही नेगेटिव नंबर्स, न्यूमेरिकली ऐड कर दें नेगेटिव ही रहेगा वो, तो ये जो ओवरऑल नेगेटिव नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा। याद रख लोगे इसको? बोलो भाई। सर फिर नेगेटिव से क्या सिग्निफाई करेगा? नेगेटिव से क्या सिग्निफाई करेगा? हाँ ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी, है ना? समझो इसको, कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि अट्रैक्टिव फोर्स लगाता हो, उसका पोटेंशियल हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस बात को याद रखना। इनफैक्ट पोटेंशियल बीइंग नेगेटिव इस बात का सबूत है कि जो फोर्स है उसका नेचर क्या है, फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव है। देखो इसको पॉइंट को समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर ये एक पार्टिकल है, ये किसी तरह की फोर्स लगाता है, मुझे नहीं पता वो फोर्स ग्रेविटेशनल है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, लेकिन अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो मैं दूसरे पार्टिकल को छोड़ूं तो ये कहां जाने की कोशिश करेगा, उसके पास की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यानी अगर मुझे इसको किसी जगह पर लाना है बिना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाए, तो मुझे जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी वो इस तरफ लगानी होगी कि नहीं लगानी होगी? यस सर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट, मैं फोर्स लगा रहा हूँ राइट, तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। नेगेटिव। इसका मतलब हुआ जो पोटेंशियल हुआ वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर।
अब Yes. इसी बात को सोचो, लेट से ये पार्टिकल एक रिपल्सिव फोर्स लगाता, मासेस तो नहीं लगाते हैं लेकिन चार्ज तो लगा सकते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स किधर लगती, बाहर। राइट की तरफ, इधर लगती ना। तो मुझे, अच्छा ये छूटते ही भागने की कोशिश करेगा लेकिन मुझे इसे यहाँ लाना है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स इधर लगानी पड़ेगी कि नहीं। यस सर। अब एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रही है, जा भी उधर ही रहा है, तो मैंने वर्क कैसा किया, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव किया। तो इसका मतलब ये हुआ जो पोटेंशियल डिफाइन होकर आएगा इससे, वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब सर ये लेकिन हुआ, मूव तो राइट होगा ना। क्या कह रहे हो बेटा, सर लेकिन मूव तो राइट की ओर ही क्यों होगा राइट ना। क्यों होगा बेटा, हमें तो यहाँ लाना है ना। देखो देखो यहाँ पे ये था हमारा पॉइंट, यहाँ हमें लाना था, दोनों केस में लाना तो हमें यही है ना। अच्छा ओके ठीक है सर उसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है ना। टेंडेंसी इसकी बाहर जाने की, जब अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो टेंडेंसी टुवर्ड्स जाने की होती है, ठीक है ना। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स लगता है किसी सिस्टम में, तो जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है वो कैसा करना पड़ता है, नेगेटिव। जब रिपल्सिव फोर्स लगता है किसी सिस्टम में, तो एक्सटर्नल वर्क कैसा करना पड़ता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जो पोटेंशियल डिफाइन होता है वो भी कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाता है। ये बात ठीक है ना। तो आज से ये बात समझ लेते हैं कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पोटेंशियल इज ओनली डिफाइंड, potential is only defined for conservative forces. Conservative forces कैसी हुई, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस है, पहली बात। तो नेगेटिव पोटेंशियल किस तरह की फोर्स के लिए आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, और पॉजिटिव पोटेंशियल किस तरह की फोर्स के लिए आएगा, रिपल्सिव फोर्स के लिए, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या हुआ एक नेगेटिव पोटेंशियल का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि किसी सिस्टम में पोटेंशियल नेगेटिव है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पार्टिकल को उस सिस्टम से बाहर ले जाना है तो हमें पॉजिटिव वर्क करके ये काम करना पड़ेगा। अगर किसी सिस्टम का पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है, और हमें पार्टिकल को उस सिस्टम से निकाल के बाहर ले जाना है, बाहर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो हमें कैसा वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। ये बात ठीक है ना। दैट्स व्हाई जो अट्रैक्टिव सिस्टम्स होते हैं उनमें से कोई चीज अपने आप बाहर नहीं जाती। क्या जमीन पे पड़ी चीजें अपने आप उड़ जाती हैं अनलेस प्रेतात्मा का साया हो उन पे, नो सर, नहीं उठती। ये बात ठीक है ना। तो इसका हम मतलब वर्क करके उठा देना। क्या कह रहे हो बेटा, हम वर्क करके उठा देना। हमें वर्क करके उठाना पड़ता है, हाँ, अपने फ्री में कुछ नहीं होता है, बात समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स से बना हुआ सिस्टम में कोई भी चीज कभी भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे अपने आप क्या नहीं करेगी, मूव नहीं कर। मूव नहीं करेगी। वैसा करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, समझ गए ना। इनसे बहुत सारे रूल नेचर के डिफाइन हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इससे एक और बात आती है कि जो बैलेंस है, मतलब हम कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, वो लोअर पोटेंशियल पे जाने पर आती है। ये बात ठीक है ना। इसको ऐसे समझ लो कि हर नेचुरल सिस्टम जो है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी से कहाँ जाना चाहता है, लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे जाना चाहता है। अगर आप लोग पढ़ाई को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो तो स्टेबिलिटी आ जाती है जिंदगी में कि नहीं आ जाती। आदमी मार्क्स कम लाने लगता है तो कंपटीशन कम हो जाता है, क्लास में आप सबसे नीचे होते हो, सबसे नीचे हो तो वहाँ आपका कंपटीशन और किसी से रहा ही नहीं। समझ जाते हो बात, ठीक है। अगर हम पानी का मूवमेंट देखें, क्या कभी नीचे से ऊपर अपने आप होता है, नो। नहीं, नेचुरल मूवमेंट हमेशा कहाँ से होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ये बात ठीक है ना। सर कभी कभी तो होता है बेटा उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है, बताओ एग्जांपल दो। नहीं सर, वो जैसे अपने आप जब पानी ग्राउंड से ऊपर तो आने वो लगता है। काइनेटिक एनर्जी होती है, तब आता है ना, ऐसे थोड़ी आ जाता है। नहीं सर, अंडरग्राउंड वाटर कभी कभी अपने आप आता है ना। तो एनर्जी होती है तभी आता है ना, प्रेशर लगता है नीचे से तब आता है। जैसे वोल्केनो इरप्ट करता है ना, उस तरीके से होता है ना, हाँ। है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, पानी आप भर के बर्तन में रख दो, उसके बाद बैठ के उससे कहो कि हे पानी उड़ जाओ ऊपर, तो ऐसा नहीं होता। मतलब हो जाए तो भाग जाना उठ के, फिर से वही प्रेतात्मा का साया आ गया इसका मतलब, वरना अपने आप नहीं होता।
यस सर। है ना, ये है। तो जो नेचर के लॉज हैं वो हमेशा क्या होते हैं कि एवरी सिस्टम इफ लेफ्ट टू इटसेल्फ, वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, लोअर Lower पोटेंशियल। लोअर एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो उसको अगर ऊपर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ती है, समझ गया ना। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नहीं मेहनत करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, समझ कम ही होती जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं वो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फिजिक्स पढ़ी और आपको लगा नहीं आ रही तो मुश्किल है, एक काम करता हूँ सो जाता हूँ, है ना, सुबह हो सकता है अपने आप समझ में आ जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला है ना, पढ़ के ही समझ में आएगा वो, समझ गया बात। चलो यस सर। एक काम कर लेते हैं, ये और ये दो पार्टिकल ले लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको A कह देते हैं, इसे B कह देते हैं, इसको M कह देते हैं, इसे 2M कह देते हैं। पॉइंट P यहाँ लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या लिखूँ मैं, ये A है, हाँ A क्यों, B कह देते हैं इसको, चलो B। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P को क्या लिखूँ मैं, माइनस GM अपॉन A प्लस माइनस जी अपॉन ए प्लस, प्लस तो नहीं होगा, माइनस ही हाँ होगा, माइनस ही माइनस जी 2m अपॉन अंडर रूट AB। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा यार, ए भी कैसे हो जाएगा, अच्छा हाँ ओके सॉरी, F स्क्वायर। ये है ना, ये समझ गए बात। क्या कहते हो, यस सर। यस वो सर। इतना ही सिंपल है ना। अच्छा सीबीएसई की जो गाइडलाइंस आई हैं किसी ने देखी है क्या, सिलेबस वाली, उसमें आया कि ग्रेविटेशन में से ग्रेविटेशनल वो जो एक्सेलरेशन होता है जी स्मॉल वाला, वो हटा दिया गया है। किसी को स्कूल में पढ़ाया गया क्या, हाँ सर, हमारे में हुआ था। यस सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा दिया गया है। यस यस सर। सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ सर, करवाया था। हाँ सर। वो तो हम भी डिस्कस कर ही लेते हैं इसको, ऐसी बात है तो, है ना। देखो यार ऐसा है कि अर्थ को, है ना, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम मान लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर है ना, जिसका अपना एक मास है, अपना एक रेडियस है। अब अगर आप ये कहो कि किसी गिवन पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो आप कहोगे जितनी फोर्स लग रही है उसको यूनिट मास से डिवाइड कर दो, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना बन जाता है, ये हो जाता है gm अपॉन आर स्क्वायर। नेगेटिव नहीं लगा रहा हूँ, कोई डायरेक्शन में पता है इस तरफ, है ना। इसको लिख लो पहले, फिर हम इसके अलग अलग पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ध्यान देना ये तभी तक वैलिड है जब तक आपका आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर है। कैपिटल आर अर्थ का रेडियस हो गया। अर्थ का रेडियस होता कितना है, करीब करीब रेडियस ऑफ अर्थ, कोई आइडिया किसी को? 3000 किलोमीटर के आसपास होता है शायद। 6400 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है, वो मेरे को 6400 मैं उसी हिसाब से, मेरे को लगा वो डायमीटर के हिसाब से, डायमीटर है। नहीं नहीं यही रेडियस है यार। ठीक है, तो नोट करो इसको, फिर हम आगे बात करते हैं इसमें। लिख लिया सबने? यस सर। तो इसकी जो जी की वैल्यू है सरफेस पे, है ना, सरफेस ऑफ अर्थ पे, वो हो जाती है gm अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। और ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है।
लेकिन ये वैल्यू सिर्फ सरफेस पे है। आप सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी ये कम हो जाएगी, सरफेस के अंदर जाओगे तो भी कम हो जाएगी। सर अंदर तो बढ़ जाएगी ना। नहीं यार, अंदर कम हो जाएगी ना। बढ़ेगी क्यों, चलो ये बताओ। सेंटर के मैं तो पास जा ऐसे रहे हैं तो ज्यादा फोर्स लगेगा। हाँ शायद। नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हालांकि ये बताने से पहले भी मुझे वो सॉलिड स्फीयर की फील्ड डिस्कस कर लेनी चाहिए, बट वो क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है तो हम ज़्यादा उस पर जा नहीं रहे हैं। बट इसको ऐसे समझ लेते हैं, देखो जैसे कि अगर आप अंदर जाते हो, ये अर्थ है और आप यहाँ तक आ गए हो, तो ये जो बाहर रह गया ना हिस्सा, ये वाला, ये फोर्स लगानी बंद कर देता है। तो अब जो आपको फोर्स लग रहा है वो एक छोटी अर्थ की वजह से लग रहा है। ये बात समझ सकते हो? हाँ। ये कह सकते हो आप कि यहाँ पे इस पूरे हिस्से का जो नेट फोर्स है वो 0 है, तो अब आपको छोटी अर्थ फोर्स लगा रही है। तो छोटी अर्थ ज़्यादा फोर्स लगाएगी, कम फोर्स लगाएगी? कम ही लगाएगी। और अंदर जाओगे तो और कम लगाएगी कि और ज़्यादा लगाएगी? कम। एकदम सेंटर पे जाओगे तो छोटी अर्थ कितनी हो गई? 0। 0। तो जी कितना हो जाएगा? 0। 0। सर एम और आर दोनों ही तो कम होंगे। क्या बेटा? एम और नहीं, आर वो दोनों। फॉर्मूला ये वाला है ही नहीं ना वहाँ, ये वाला फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। ये तो सरफेस का फॉर्मूला है ना। एम और आर जो दोनों कम होंगे, वहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है, एक्चुअल फॉर्मूला ये लगता है, वहाँ पे हमारे पास लगता है जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स लगता है, जहाँ पे एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये फॉर्मूला है अंदर का। और सर सरफेस से बाहर? सरफेस से बाहर की बात कर लेते हैं ना, तो एक काम कर लेते हैं हम, है ना, शॉर्ट में लिख लेते हैं वेरिएशन इन जी की वैल्यू में वेरिएशन कैसे कैसे होता है। तो पहला वेरिएशन हम लिख लेते हैं विद हाइट, विद हाइट, हाइट के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो हो गई अर्थ, आप इससे h ऊपर चले गए तो आपका डिस्टेंस सेंटर से कितना हो गया? बढ़ गया सर। r प्लस एच हो गया ना। तो जो g डैश होगा आपका वो हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये तो सही लिखा है मैंने। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर में बाहर निकाल ले रहा हूँ, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता था? जी एट द सरफेस होता था ना। तो हमने नीचे 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर लिखकर छोड़ दिया। ये फॉर्मूला लिख लो और ये कब लगाना है वो समझ लेते हैं। इसको लिख लो पहले तो ऐसे, लिख लिया। तो अब लिखो द अबव फॉर्मूला। होपफुली आप इसके नीचे ही लिख रहे होगे, तो लिख लेना द अबव फॉर्मूला is applicable when h is comparable to capital R. When h is comparable to capital R. इस पॉइंट को समझना। देखो अब कंपेरेबल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि h अगर रफली 10% ऑफ R या उससे ज्यादा है, 10% या उससे ज्यादा होगा तो हम उसको कंपेरेबल मान लेंगे। यानी अगर r/10 है तो भी है, r/5 है तो भी है, r/2 है, r/3 है, 2r है, 3r है, 4r है, इवन r है, तो लगा सकते हैं फॉर्मूला। समझ गए बात? जैसे अगर कोई पूछे कि h इक्वल टू r पे g डैश की वैल्यू क्या होगी, इससे बताओ देख के। एट h इक्वल टू r g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? g/4 आ जाएगा। सही बात है ना। इसका मतलब अगर मैं अर्थ की सरफेस से रेडियस के बराबर हाइट पे ऊपर चला जाऊं तो वहां ग्रेविटी 1/4 रह जाती है। सही है ना? सर समझ नहीं आया। अरे यार, h की वैल्यू r रख दी हमने, h की वैल्यू r के बराबर रख दी, ये क्या बन गया? 1
1+1 क्या होता है अच्छा हाँ ठीक है ना। अब इसको 2r कर दो, कितना आया, है 9 तो वो g/9 हो जाएगा। 3r कर दो, कितना हो जाएगा, g/16 हो जाएगा। यस तो कहने का मतलब ग्रेविटी की वैल्यू कितना तेजी से कम हो रही है, ये बात समझ सकते हो। यस सर। ठीक है ना। Excuse me, sir. हाँ जी, अगर R बहुत बड़ा है तो r तो सॉरी जितना H उतना, अगर बहुत h बड़ा है बहुत बड़ा, R से, हाँ हाँ हाँ। हाँ तो भी है एप्लीकेबल फॉर्मूला। बेटा बहुत बड़ा कितना बड़ा, अब देखो ना, मान लो आप 10 रख देते हो यहाँ पे, हाँ है तो ना, मतलब वो तो वैसे नेग्लिजिबल हो जाएगा। हाँ समझ गए ना। तो उस केस में ये g/121 आ जाएगा, और 1/121 जो होता है 0.008 होता है, ओके सर। तो बहुत छोटा नंबर हो गया ना, हाँ ओके। है ना। 0.8% रह गई मतलब वहां पे ग्रेविटी। तो ये है बात, है ना। तो अब आते हैं, अच्छा, अगर h कंपेरेबली छोटा है, मतलब ये जो 10% वाला रूल लिया हमने, इससे कम है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इफ h इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू r। जब हमने वेरी स्मॉल कहा तो वो 10% के अंदर वाली वैल्यूज आ गई हमारी, है ना, 5% से भी कम मान लो आप, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं बाइनोमियल थ्योरम। कैसे, हम कहते हैं ये बन गया g1+h/r का पावर -2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको ऊपर लाके, यस और फिर लिखना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें कि पावर हम सामने लगा देते हैं। g डैश जो है वो हो जाएगा g1 - 2h/r, ये लिख लो एक बार। अरे लास्ट पार्ट समझ में। देखो बेटा, एक थ्योरम होती है मैथ्स में, इसको बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। वो होती है 1+x रेज टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली 1+nx इफ x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहते हो। यस सर ओके सर। अब h r के मुकाबले बहुत छोटा है, तो ये x की तरह सोचो, इसको बहुत छोटा हो गया ना, 1 से बहुत छोटा नंबर हो जाएगा ये, हाँ तो ये थ्योरम यहाँ लगाई जा सकती है ना ऐसे। यस सर वही किया हमने, समझ गए। यस सर अच्छा जी, समझ गए। तो अब ये देखो g डैश तो हमने लिख दिया, एक क्वांटिटी हम लिखते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी का मतलब हुआ g - g डैश। कितना आ जाएगा g - g डैश, यहाँ से देखो, इतना आ जाएगा, बताओ। यस सर। g into g 2h। × 2h/r आ जाएगा ना। अब इसी से मैं लिख देता हूँ डेल्टा g/g, तो ये बन जाएगा 2h/r। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ g। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल चेंज फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ g। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज चेंज बन जाएगा ना। यस सर यस। इसका मतलब समझना, इफ h इज 1% ऑफ r, तो डेल्टा g इज कितना परसेंट ऑफ r। देखो इस फॉर्मूले से, कितना परसेंट ऑफ g, क्या लिखूं यहाँ, अगर h r का 1% है तो डेल्टा g कितना परसेंट है g का। सर बोलो क्या लिखूं यहाँ।
2%, हाँ जी यस सर। है ना? अच्छा, अगर एच आर का 4% है तो जी डेल्टा जी जी का 8 8% होगा। अगर एच आर का 20% है तो डेल्टा जी जी का 40 नहीं, तब ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं होगा, अच्छा हाँ है ना? हाँ ये फॉर्मूला तो 5% तक ही वैलिड है ना, बहुत हो तो 10% तक। पक्की बात, यस सर याद रखें वो ये बात। हाँ सर ये वाला फॉर्मूला 10% से कम पे ही कम है ना 5 से कम पे ही लगाना है, मैं तो कह रहा हूँ। मजबूरी हो तो 5 से 10 के बीच में लगा लेना, बट एक्यूरेसी तो तभी आएगी जब 5 के अंदर अंदर ही रहो। समझ गए कि नहीं? यस सर देखो 10 के ऊपर क्लैरिटी है क्या करना है, 5 के अंदर क्लैरिटी है क्या करना है, 5 से 10 के बीच में जो मर्जी हो कर लेना। ठीक है जी। सर लेकिन फिर भी 10% से तो कम ही रहेगा ना मैं वही बात कह रहा हूँ। ठीक कर लोगे ये काम? यस सर ठीक है, फिर लिख लो चेंज इन जी विद डेप्थ, है ना? अच्छी बात यह है कि इसमें कोई बड़े छोटे का चक्कर नहीं है, इसमें एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला है जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। डी क्या है वो समझ लेते हैं ना, लिख लो पहले फिर समझ लेते हैं। ये तो हुए अर्थ, ये आप चले गए डी डिस्टेंस अंदर उसमें, तो डी सरफेस से डेप्थ है, समझ गए? तो डी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 64 था। आर के बराबर ही हो सकता है ना, आर से ज्यादा तो हो नहीं सकता, है ना? तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको डेप्थ के लिए, और यही फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा कम का चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा जी होगा वो जी इंटू डी बाई आर हो जाएगा, और जो हमारा डेल्टा जी बाई जी होगा वो सिंपली डी बाई आर हो जाएगा। ये समझ लो, सही है कि नहीं? अच्छा, ये जो फॉर्मूला है इसको देखकर बताना, सरफेस से 100 मीटर ऊपर जाने पे ज्यादा चेंज आता है ग्रेविटी में, या 100 मीटर अंदर जाने पे ज्यादा चेंज आता है? अंदर सोच लो, सरफेस से 100 मीटर ऊपर ज्यादा चेंज आएगा या 100 मीटर अंदर ज्यादा चेंज आएगा? क्या कहते हो? ऊपर ऊपर, है ना? भाई ऐसे समझ लो, इफ डी इक्वल टू एच रख दें तो डी बाई आर तो सेम हो गया दोनों में, वहां फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ डी बाई आर, यहाँ फॉर्मूला है 1 टाइम्स ऑफ डी बाई आर, तो कहाँ ज्यादा चेंज आ रहा है? ऊपर ऊपर जाने पे चेंज मतलब कमी आ रही है, जो ग्रेविटी है वो ज्यादा अमाउंट से कम हो रही है ऊपर जाने पे। समझ गए बात? अगर मैं आपसे पूछूं कितना अंदर जाने पे ग्रेविटी 50% रह जाएगी तो क्या आंसर है? सर 50% ऑफ रेडियस बिल्कुल सही बात है। 32 कितना अंदर जाने पे ग्रेविटी 25% रह जाएगी? 75% नीचे 75 नीचे जाने पे, है ना? 75% ऑफ आर अंदर जाने पे। समझ आ रही है बात एकदम? यस सर कितना अंदर जाने पे जीरो रह जाएगी ग्रेविटी? सेंटर पॉइंट पे सेंटर पे जाने पे, सही बात है। अच्छा, बातें तो कर रहे हैं हम अंदर जाने की, आपको ये पता है कि दुनिया में जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया है वो उसकी गहराई कितनी है? करीब करीब 13 किलोमीटर बताओ, इतनी कम, है ना? कहाँ खुदा? रशिया में है ये सर रशिया में। अरे वाह, सारी रिसर्च करके बैठे हो ना। नहीं सर मैं ऐसे फैक्ट्स वगैरह देखता रहता हूँ ना उसमें याद है अभी यूट्यूब वाले? हाँ नहीं सर मतलब ऐसे कभी
कुछ सर्फ कर रहे हैं तो आ जाता है हाँ, कभी आ कभार जाता है, सही फैक्ट, बात तो सही सही बात है। वैसे तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आ लग जाता जाता है, है, याद हो जाता है। सर्व कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, चलो सही सर्व कर रहे हो ना, ठीक है। तो समझ गए, तो रशिया में एक मतलब वो साइंटिफिकली बनाया गया उस तरीके से देखने के लिए कि तो प्रॉब्लम क्या है, जब हम अंदर जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत है हीट। टेम्परेचर इतना तेज़ी से बढ़ता है कि जो ड्रिलिंग के कन्वेंशनल तरीके हमारे वो फेल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो ऊपर जाना तो फिर भी आसान है, आपको ऊपर ही जाना है ना। बहुत हुआ तो मतलब जो एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस है उसका सामना करना पड़ेगा। अंदर जाने में क्या होता है कि जो मटेरियल्स की डेंसिटी है और टेम्परेचर है वो सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो ड्रिलिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो अभी देखो, अभी तक 13 किलोमीटर ड्रिल कर पाए, ठीक है ना। तो वो बंद भी हो गया। हाँ, वो साइंटिफिक रीजंस के लिए खोला गया था, अब उसको बंद कर दिया। जैसे माइन की बात करें तो सबसे गहरी माइन कहाँ है राघवन? माइन का नहीं पता सर, गड्ढे का पता चलो है। उसका पता करना है ना, और ये देखना कि जो सबसे गहरी माइन है उसकी डेप्थ कितनी है ये देखना, और उसमें टेम्परेचर क्या होता है ये भी चेक करना, तो आपको पता लगेगा उसमें काम करने वालों के लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा काम करना, है ना। सर शायद माइन कुछ 2 या 3 किलोमीटर से ज्यादा है शायद, पता नहीं, नहीं बहुत याद ज़्यादा, इससे तो कहीं ज़्यादा है ना, चेक करना उसमें ना। इनफैक्ट उसका जो एलिवेटर है जो अंदर जाता है ना, हालांकि उसको शाफ्ट कहते हैं वैसे तो, जो अंदर जाता है ना, तो वो जो एलिवेटर अंदर जाता है उसमें वो कितना टाइम लेता है अंदर पहुंचने में, वो भी जान के आपको बड़ा आश्चर्य होगा, है ना। तो करना, ये वाली रिसर्च करना, है ना। तो अंदर जाना सही में बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है ना। और अंदर जाना आसान कैसे बनाए इसको देखना हो तो एक हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई थी द कोर, ठीक है। सर 4 किलोमीटर की है माइन, गोल्ड माइन है, हम्म। डीपेस्ट। तो बिल्कुल, है ना। तो कोर फिल्म देखना, उसमें वो क्या करते हैं, वो एक मशीन बनाते हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती है, और उसमें से आप जितना चाहे अंदर जा सकते हो, और ये करके वो अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हॉलीवुड से पूछ लो कि कितना आसान है अंदर जाना, वो बता देते हैं। सर फिक्शन ही तो है, असली में थोड़ी हो सकता है। हाँ भाई यही है ना, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव से गड्ढा खोद के अंदर चले जाते हैं, क्या होता है ना। एनीवे, तो ठीक है ना। इसको कंटिन्यू करते हैं, कल 9 बजे आ सकते हो? 9 बजे? सर 8 बजे हो सकता है। हाँ 8 बजे हो जाएगा, बाकी जनता से पूछो। मैं तो तैयार हूँ। सर 9:30 बजे सही होगा। सर साढ़े- 9:30 बजे स्कूल की क्लासेस शुरू हो जाती है, मतलब 9:30 से तो कई शाम की गुना बात पहले ही शुरू हो जाती है। शायद। नहीं सर शाम नहीं यार, मॉर्निंग या कल इवनिंग? मॉर्निंग, मॉर्निंग में, सुबह 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 सर किस टाइम आ सकता स्कूल हूँ? है, अगर 11:30 के चलो बाद देख लेंगे पॉसिबल भाई, हो। ऐसा कुछ नहीं है, अगर पॉसिबल होगा ना तो रख लेंगे, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर अपनी क्लास जो होगी अब सीधे 2021 में होगी, सर ठीक है कब? ना। 2021 में कब यार, अगर मैं 1 में वापस आ गया तो 1 में, 2 में आया तो 2 में, है ना। इससे ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, है ना। फिर उसके बाद कुछ दिन और लगातार क्लास रख लेंगे, है ना, तो और जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगी फिर, है ना। ओके सर। ठीक है, चलो, मेरी क्रिसमस टू ऑल, मिलते हैं मेरी फिर हम क्रिसमस लोग। सर। मेरी थैंक यू क्रिसमस। सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।